हेलो क्यूटीज। तो ड्रामे की स्टार्ट में हम यहाँ एक फैट लड़की जिसका नाम जिनी है उसको देखते हैं और जिनी यहाँ पे एक बेगर को स्ट्रॉबेरी मिल्क दे रही होती है और वो हमें बताती है कि हर सुबह स्ट्रॉबेरी मिल्क यहाँ उसे इसकी क्लासमेट साशा देती थी जानबूझ के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिल्क के बदले वो इसकी जितनी भी ब्यूटी है वो सब निकाल लेती थी। फिर इतने में हम यहाँ साशा को देखते हैं जो नेक्स्ट डे सुबह स्कूल में जिनी के लिए फिर से स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आती है। लेकिन यहाँ जिनी हैरान रह जाती है कि वो आखिर स्कूल में क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ कल रात ही उसकी डेथ हो चुकी थी। और हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जिनी रोज की तरह आज भी रास्ते से जा रही थी कि अचानक एक कार आके उसे हिट कर देती है और कोई नहीं बल्कि उस कार में से गाइस साशा निकलती है। साशा यहाँ पे बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर वो जिनी को सारी रियल बातें बताने लगती है कि तुम्हें याद है स्कूल के टाइम से मैं तुम्हें यहाँ स्ट्रॉबेरी मिल्क दिया करती थी और वो मिल्क असल में कर्ज था। तुम्हारी जितनी भी मेहनत थी वो सब कुछ मेरे पास आ रही थी, यानी तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी हेल्थ भी मेरे साथ चेंज हो रही थी। मैं चाहे जितना भी खाऊं मुझे फैट नहीं होता था, बल्कि मेरे बदले वो फैट सारा तुम्हें होने लगा। और तुम जानती हो कि तुम्हारी डेथ के बाद यहाँ तुम्हारी सारी ब्यूटी और तुम्हारी हेल्थ मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए। और फिर इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लगती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जिनी आज की डेट देखती है, तब उसे समझ आता है कि वो यहाँ अपने स्कूल के टाइम में दोबारा रिबॉर्न हो चुकी है। और अब हमें स्टोरी बताई जाती है कि आखिर हुआ क्या था। जिनी यहाँ पहले एकदम फिट एंड फाइन लड़की थी, लेकिन यहाँ जो साशा थी वो बहुत ज्यादा मोटी थी। लेकिन जब से साशा ने इसके साथ फ्रेंडशिप की तब से ही इसने इसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिनी मोटी होने लगी और साशा स्लिम। साशा को यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजल्स भी आते थे। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ सब लोग जिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो लोग अभी भी बेचारी जिनी को ही बोले जा रहे थे कि बेचारी साशा हर सुबह तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आती है, लेकिन तुम यहाँ पे कितना एटीट्यूड दिखाती हो और सारा दिन बस खाती रहती हो। इतने में यहाँ पर जिनी साशा से वो मिल्क लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि देखो सभी लोग कह रहे हैं कि मैं दिन भर खाती रहती हूँ, तो अब से मैं यहाँ अपनी डाइट को फॉलो करना चाहती हूँ। ये सुनकर साशा डर जाती है, क्योंकि अगर जिनी ने एक दिन भी वो जूस स्किप कर दिया तो साशा का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है। फिर साशा बहाने बनाने लगती है कि नहीं अब क्या होगा, मैं तो यहाँ पहले ही नाश्ता करके आई हूँ, अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो ये वेस्ट हो जाएगा। जिनी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, वैसे भी क्लास में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो इसे जरूर पी लेगा। और यहाँ पे वो ड्रिंक सबको ऑफर करने लगती है, खास करके लड़कों को। अब साशा के हाथों का बनाया हुआ ड्रिंक कौन पीना नहीं चाहेगा। सब लड़के यहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं इस ड्रिंक को पीने के लिए और खास तौर पे यहाँ एक मोटा लड़का भी आता है। साशा इसे मना करती है तो वो कहता है कि अरे डार्लिंग, ये तो पीने वाली है नहीं, तो ये वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी मुझे यहाँ सुबह से बहुत भूख लग रही, थोड़ी मेरी भूख मिट जाएगी। अब जैसे ही वो उसे पीने वाला होता है तो साशा उसके हाथों से उस बॉटल को छीन लेती है। और गाइस, यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड प्ले करके कहती है कि हर सुबह यहाँ मैं खास तौर पे जिनी के लिए ये ड्रिंक बना कर लेके आती हूँ, लेकिन लगता है कि जिनी मुझे पसंद नहीं करती अब, इसीलिए तो वो अब मेरे साथ ये ड्रिंक भी नहीं पीना चाहती। उसकी बात सुनकर तो सब लोग अब बेचारी जिनी को ही बोलने लगते हैं। और यहाँ जिनी अब साशा से कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। अब क्योंकि तुमने इतने प्यार से बनाया है तो फिर मैं अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क ले लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा पेट थोड़ा सा ठीक नहीं, मैं बाद में इसे जरूर पी लूंगी। यहाँ साशा को यकीन नहीं आता कि जिनी बाद में इसे पिएगी या इसे फेंक देगी, इसीलिए वो चाहती थी कि जिनी यहाँ इसके सामने पिए इससे पहले कि वो कुछ कहे। इतना में सीनियर लू यहाँ पर आ जाता है, जहाँ सब लोगों का ध्यान अब उस पर चला जाता है। सीनियर लू यहाँ बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि अभी हाल में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसे यहाँ कॉन्सर्ट के लिए बुलाया था ताकि वो यहाँ अपनी ऑडिशन देने आ सके, और वो ऑडिशन यहाँ पास भी कर लिया था उसने। वो यहाँ के अनाउंस करता है कि इस बार हम यहाँ इस साल की बेहतरीन स्टूडेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी लड़की इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो यहाँ आके अपना हिस्सा ले सकती है। अब सबको पता था कि यह हमारी साशा ही है जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, और कोई भी साशा को टक्कर नहीं दे सकता था। तो सब स्टूडेंट साशा की फेवर करने लगते हैं और कुछ लोग उसे टीज भी कर रहे थे कि लू खास तौर पे तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। साशा खुशी खुशी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए चली जाती है, और जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लू से मांग रही थी तो जानबूझ करके उसके साथ टची होती है, जो चीज लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लू हैरान था कि पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की ने साइन अप किया, तो सबसे पूछने लगा। सब
कहते हैं कि साशा ने साइन अप कर लिया है, यही बड़ी बात है, हम तो यहाँ साशा के सामने कुछ भी नहीं। तो लू कहता है कि ऐसे कैसे, मैं यहाँ जीनी को जानता हूँ, जीनी से मैं यहाँ गेट के दरवाजे पर मिला था बहुत पहले और वो शायद इसी क्लास में पढ़ती है। जीनी भी यहाँ सबसे खूबसूरत लगती है, आज तक मैंने उससे ज्यादा प्रिटी लड़की नहीं देखी, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आके साइन अप करे। इतने में यहाँ साशा को गुस्सा आ जाता है कि ये लू खास कर साशा के लिए नहीं बल्कि जीनी से मिलने के लिए आया। फिर बाद में सब लोग जीनी को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लू, ये जीनी सबसे खूबसूरत लग रही है, लगता है क्या वाकई तुम्हें ग्लासेस लगवाने की जरूरत है। जीनी को याद था कि वो और लू एक बार यहाँ स्कूल के गेट पर मिल चुके हैं, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। वह जीनी बहुत ज्यादा प्रिटी और स्लिम थी। तभी लू की नजर जीनी पर जाती है। वो उसे नंबर मांग रहा था, लेकिन इससे पहले कि जीनी उसको अपना नंबर देती कि अचानक वहाँ एक लड़की आ गई जो लू को धक्का देके वहाँ से भगा देती है और जीनी को लेके वहाँ से चली जाती है। इतने में हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ साशा अब जीनी को वो फॉर्म दे रही थी। लू यहाँ पर कहने लगता है कि ये जीनी है। साशा बोलती है कि हाँ, लगता है कि तुम भूल गए हो कि जीनी यहाँ पूरी की पूरी बदल गई है। लू जैसे ही जीनी को देखता है, इसे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। इतने में क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, तो वो बहाना बना के वहाँ से भागने लगता है। साशा उससे पूछती है कि वो क्या है ना कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस का कुछ नहीं पता, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। और यहाँ पे लू सामने से उसे अपना नंबर ऑफर कर देता है। इतने में ब्रेक का टाइम भी हो जाता है, जहाँ पे साशा उससे कहती है कि अब तुम वो मिल्क पी भी लो वरना वो खराब हो जाएगा। जिनी विंडो से एक बैगर को देखती है और साशा से कहती है कि हाँ जरूर, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं इसके साथ कुछ ब्रेड्स भी लेकर आती हूँ। फिर वो जाके उस बैगर को वो स्ट्रॉबेरी मिल्क दे देती है और वो बैगर फौरन से उसे पी भी लेती है। वो जिनी को थैंक्स कहती है। जिनी इसे जूस और सारी ब्रेड्स भी लेने कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके फेस पे जो इचिंग थी ना वो खत्म हो गई। वो मिरर में अपना फेस देखती है और उसके चेहरे पे जितने भी पिंपल्स थे वो सब गायब हो चुके थे। तब वो समझ जाती है कि स्ट्रॉबेरी मिल्क वाकई में कर्ज था। अगर वो दिन ब दिन इसे पीना छोड़ दे तो आहिस्ता आहिस्ता वो पहले जैसी हो जाएगी। इसीलिए वो अपने चेहरे पे मास्क लगा लेती है ताकि अचानक अगर साशा को एक बड़ा सरप्राइज दे सके। इतने में साशा अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर थी, साथ साथ वो लू भी वहीं था। जिनी यहाँ पे इनकी बातें सुन रही थी। असल में यहाँ साशा को लू पर्सनली अपने घर पे इनवाइट करता है और फिर उसके कानों में कुछ कहने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो उसकी सारी फ्रेंड्स यहाँ इसके लिए बहुत खुश हो जाती हैं कि लू की बातें सुनने के लिए। साशा सबको बताती है कि लू ने उसे पर्सनल तौर पे अपने घर पर बुलाया है, खास टीचर की ट्रेनिंग देने के लिए। फिर सब लोग साशा के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में वो लोग इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ कुछ लोग उसे बताते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि तुम जो इसमें हिस्सा लेने वाली हो। साशा कहती है कि चाहे यहाँ 100 लोग भी हिस्सा ले लें, तब भी मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। और उसकी चमचियाँ यहाँ साशा का ही साथ देने लगती हैं। इतने में जीनी वहाँ से चली जाती है, तो साशा उसे नोटिस करती है। सबसे पहले वो यही सवाल करती है कि तुमने क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क पी लिया, जिस पर जीनी कहती है कि हाँ ऑब्वियसली मैं क्यों नहीं पीती। इतने में साशा बोलती है कि वो क्या है ना, कल से मैं यहाँ लू के साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, तो सुबह मेरे पास यहाँ वक्त नहीं होगा, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क मिक्स जरूर करके रखूंगी, हर सुबह तुम्हें दे दूंगी, तो तुम बस उसे पानी के साथ पी लेना। जिसके बाद सब लोग यहाँ साशा की तारीफ करने लगते हैं कि साशा कितनी अच्छी है। बिजी होने के बाद भी वो जीनी के लिए क्या कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पर से एक जीनी है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। साशा जिनी से कहती है कि तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है, तो जिनी यहाँ पे बहाने बनाने लगती है कि मुझे पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे एलर्जी हो जाती है, इसीलिए मैंने मास्क पहना है ताकि किसी और को परेशानी ना हो। तो साशा सबके सामने यहाँ पे इसकी इंसल्ट करती है। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन अच्छा है अगर तुम अपना मास्क लगा कर ही रखो। वो क्या है ना, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे यहाँ डर सा लगने लगता है, अल्लाह से फ्रेंड्स किसी को ना दे। ये सुनते ही यहाँ सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग भी इसकी इंसल्ट करने लगते हैं। अचानक साशा के फेस पे एक मोटा सा पिंपल निकल आता है। जिन्हें नोटिस कर लेती है ये पिंपल कि ये पिंपल बिल्कुल
उस बैगर के पिंपल्स जैसा है जो उसके फेस पे था। साशा डरने लगती है। सब लोग साशा से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा पिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ साशा को पता चलता है कि बस कुछ ही वीक्स में इसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और अगर इसके चेहरे का यही हाल रहा तो क्या होगा। इसीलिए वो जिनी से प्रॉमिस करती है कि मैं पूरा मिल्क का एक बॉक्स तुम्हें ला कर दे दूंगी और अब मैं साथ ही तुम्हारे लिए रोज 2 बॉटल्स लेके आऊंगी। तो ये सुन के साशा खुशी खुशी उससे हाँ कर देती है। इतने में जितने भी दिन वो जिनी को बॉटल देती है, जिनी हमेशा जाके वो बॉटल्स उस बैगर को दे देती है और वो बैगर हर बार जिनी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उस मिल्क को पीने के बाद उसके चेहरे की जितनी भी एलर्जी थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। और ऐसा करते करते तकरीबन पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है और यहाँ जीने की बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियां आई थी। वो दूसरी जीने यहाँ बहुत स्लिम हो गई थी और यहाँ स्कूल में हम साशा को देखते हैं जिसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आई होती हैं। उसके चीक्स थोड़े से चबी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में फैट होने लगता है। अब दूर से ही जब साशा जीनी को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, कहती है अरे तुम इतनी स्लिम कैसे हो गई, कहीं तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तो दवाइयाँ नहीं ले रही। जिसके बाद सब लोग उसे जज करने लगते हैं क्योंकि आमतौर पर जिंदगी में ऐसी चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। अगर वो लोग किसी भी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं तो जिनी अगर वो उसके लिए मेडिसिन खाएं तो लोग तो उन्हें जज करते ही हैं। तो जिनी कहने लगती है कि नहीं, मैं बस यहाँ अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद साशा यहाँ फालतू के कुछ रूमर्स फैलाने लगती है ताकि लोग जिनी को जज करे और यही कुछ होता है। सब लोग जिनी को जज करने लगते हैं जहाँ सब कह रहे होते हैं कि हाँ वो पतली हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन इसका फेस तो अब भी वैसा ही होगा ना। जिनी को यहाँ इस बात का अंदाजा होता है कि वो इस वक्त मास्क पहने हुए है इसलिए यहाँ कोई भी उसका फेस नहीं देख पा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त आएगा तो अपना चेहरा सबके सामने रिवील कर देगी। इतना में साशा कहती है कि जिनी आई एम सॉरी, मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, आखिर मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे बोल सकती हूँ। और यहाँ जिनी इसे अपने से दूर कर लेती है जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो जिनी पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम यहाँ कितनी बेशर्म हो। जिनी, तुम यहाँ साशा के साथ अच्छे तरीके से पेश क्यों नहीं आ रही। साशा हर मॉर्निंग तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रही हो। इसे टारगेट करते हुए जिनी इसे कहने लगती है कि अंधे हो गया, नजर नहीं आता, सबके सामने मैं नहीं बल्कि यहाँ साशा मुझे टारगेट कर रही है। वो खुद को विक्टिम जाहिर कर रही है लेकिन लगता है तुम सबको अभी कुछ समझ नहीं आएगा। तभी साशा कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो। लू यहाँ साशा से कहता है कि माय डियर, वो तुम्हारी ना ब्यूटी से लगता है कि जेलिस है तभी तो वो तुम्हारे साथ ऐसी बातें कर रही है, लेकिन इसे क्या पता कि तुम कितनी नेक दिल हो। सिर्फ लू ही नहीं बल्कि उसके सभी क्लासमेट्स मिलकर जिनी पर चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पे प्रूव है सबका कि जिनी हमारी साशा से बहुत जलती है क्योंकि साशा बहुत प्रेटी है। इसी वजह से तो वो साशा को तंग भी करती है। लू यहाँ गुस्से में होता है। अब वो जिनी से कहता है कि कभी तुमने यहाँ आईने में अपना चेहरा देखा है, तुम कैसी दिखती हो। अभी मैं यहाँ सबको तुम्हारा चेहरा दिखा कर आता हूँ। फिर वो उसका मास्क हटा देता है। अब मास्क हटाने के बाद सबके चेहरे वाकई देखने लायक थे और फिर सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी अचानक से बदल जाता है। सब लोग जिनी को एंजल कह रहे थे। तभी टू भी जिनी को पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें तो याद होगा हम यहाँ स्कूल में मिले थे कुछ टाइम पहले। जिस पर जिनी उससे कहती है कि तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है तो फिर तुम्हें यहाँ मेरे साथ टची होने की जरूरत नहीं। यहाँ साशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उससे पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी पतली कैसे हो गई और तुम्हारे फेस में इतने चेंजेस कैसे आ गई हैं। जिनी कहती है कि मैं डलनेस क्यों फील हो रहा है, बस बीच में मुझे कुछ बीमारी और इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरी बॉडी फैटी फैटी लग रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ और वैसी ही दिखती हूँ जैसे यहाँ मैं स्टार्टिंग में दिखा करती थी। तो इतने में सब लोग यहाँ जिनी की पोस्ट ऑनलाइन देखते हैं और सब कह रहे होते हैं कि हाँ जिनी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, बिल्कुल एंजल और प्रिटी। साशा यहाँ जिनी से पूछने लगती है कि आखिर मुझे सच सच बताओ तुमने वो मिल्क पिया भी या नहीं। तो जिनी कहती है कि अरे वो मिल्क जाया कैसे कर सकती हूँ मैं, तुम्हें तो पता है ना कि तुम वो कितनी मेहनत से बनाती हो, तो इससे मैं कैसे जाया करती। तब जाके साशा थोड़ा सुकून का सांस लेती है
लेकिन जैसे जीनी ने आगे बात बताई तो उसके होश उड़ गए। जीनी ने कहा कि एक्चुअली मैं वो मिल्क पीने से थक चुकी थी, अब वो मिल्क मैं वेस्ट भी तो नहीं कर सकती थी ना, और मैं उससे बहुत बोर हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि तुम बहुत मेहनत से बनाती हो तो मैं उसे वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ अलग अलग लोगों को वो मिल्क पिला देती थी, कभी कभी यहाँ स्ट्रीट डॉग्स को, तो कभी यहाँ सफाई करने वाली लेडी को जो हमारे स्कूल के बाहर कचरा जमा करती है। ये सुनकर साशा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और साशा को अब यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जीनी पर हमला करने आती है मगर जीनी इसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बदतमीजी अब बहुत हो गई, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम कर रही थी मुझे कभी पता नहीं चलेगा, अब देखती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर पाती हो। साशा को यकीन नहीं आ रहा था कि जिनी यहाँ इसके साथ ऐसा कर रही है और कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा। फिर वो लू से बोलने लगती है, लू सुनो, यहाँ साशा के पास जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके फेस पर नए नए पिंपल्स निकल रहे थे, तो फिर वो सब लोगों से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ किसी चीज से एलर्जी है, इसी वजह से मेरी स्किन थोड़ी खराब हो गई, और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। अब लू यहाँ पर सबके सामने जिनी से माफी मांगता है क्योंकि इसने जिनी को कुछ ज्यादा ही बुरा कह दिया था। जिनी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें माफ करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है और तुम भी जानती ही होगी कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, यहाँ दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। इतना कह के वो अपनी क्लास में चली जाती है और बाकी सब लोग भी जिनी से माफी मांगने आ जाते हैं। लेकिन पहले जो कुछ भी इन्होंने जिनी के बारे में कहा था, जिनी को पता होता है कि अब वो प्रीटी हो चुकी है और वो पहले जैसी नहीं रही, इसलिए सब लोग इसलिए इससे बात कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि वो इंसान को कुछ बुरा भला कहने से खुद भी बुरा फील करने हैं जो उन्होंने अभी किया है। जिनी उनसे कहती है कि चलें, जो हो गया इससे भूल जाते हैं, अब अगर हम सब पढ़ाई पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो सब लोग यहाँ जिनी से इसकी प्रीटीनेस की वजह पूछने लगते हैं और उसका वेट इतना कम कैसे हुआ इसकी भी वजह। जिनी सादी सी बात करती है कि देखो, मुझे यहाँ पे एक बीमारी हो गई थी और फिर मैं खुद ही ठीक हो गई कुछ मेडिसिन की हेल्प से, पर अब मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि अब तुम इस खूबसूरत से पेंडेंट की मालिक हो, तुम उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो और देखो कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं हरा सकता। लेकिन इतने में ही वहाँ साशा के कुछ चमचे आ जाते हैं जो कि आते ही सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जब तक साशा यहाँ पर है, यहाँ कोई और जीत ही नहीं सकता। तो फिर जीनी की तरफ वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी साशा के फेस पर तो बहुत पिंपल्स निकल आए, आखिर वो अब क्या करेगी। फिर साशा के फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि इसमें क्या हुआ, तुमने नहीं सुना क्या कि इसे बस एक सादी सी एलर्जी रिएक्शन हो गया है, और वैसे भी साशा बहुत ज्यादा रिच है, इसके फेस के पिंपल्स तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, देखना वो यहाँ अपना बिल्कुल पहला और बेहतरीन कमबैक करेगी। लेकिन यहाँ इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब जीनी के साथ हैं और वो सब जीनी को हौसला दे रहे थे और उसे कल के लिए काफी सारे विशेष भी, और कह रहे थे कि देखना कल वाला कंपटीशन तुम ही जीतोगी और तुम ही पहली पोजीशन लोगी। जीनी यहाँ घर की तरफ जा रही होती है जहाँ उसे वही बैगर मिलती है। वो उससे कहती है कि माफ करना, अब से मैं तुम्हें वो मिल्क नहीं दे सकूंगी, लेकिन हाँ रोजाना तुम्हारे लिए मैं ब्रेड दे दूंगी। जिसके बाद वो इस बैगर को रोज ब्रेड देने लगती है, जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो नीचे झुककर रिस्पेक्टेडली उसका थैंक्स कहती है और अपना उसको चेहरा दिखाती है जो पहले से बहुत बदल चुका था और अब वो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी। जीनी से यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेकर उससे बताती है कि तुम्हें पता है, जब से तुम यहाँ आई हो ना, तब से ही ना सिर्फ मेरे फेस में चेंजिंग आई है, तुम्हारी वजह से मुझ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी आ गया है। अब मैं उस अपने फारिग हस्बैंड को भी डिवोर्स दे सकती हूँ, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। अब मैं देखती हूँ कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है। यहाँ जीनी इस बैगर के लिए बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुमने भी मेरी बहुत मदद की क्योंकि रोजाना वो स्ट्रॉबेरी मिल्क तुम पी लेती थी और वेट मेरा कम हो गया, तब जाके यहाँ उस बैगर को सारी बातें पता चलती हैं। और यहाँ वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि हम दोनों यहाँ एक दूसरे की मदद की। इतने में जीनी इसका नाम पूछती है और यहाँ इसका नाम जीवॉन होता है। फिर जीनी इसे सिस्टर जीवॉन बुलाना शुरू कर देती है क्योंकि वो इससे बड़ी थी। आखिर में जीवॉन उसे कहती है कि देखो, जो भी वो लड़की थी, मैं चाहती हूँ कि तुम साशा से दूर रहो क्योंकि वो बहुत फैशनेबल है और मैं यहाँ एक ऐसी लड़की को भी जानती हूँ जो यहाँ
पूरी ब्लैक मैजिक जानती है। तुम्हें पता है कि अगर वो साशा यहाँ इस स्ट्रॉबेरी मिल्क से तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी हेल्थीनेस चेंज कर सकती है तो जरूर इससे और भी ज्यादा पावरफुल पता होंगी, तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, वरना क्या पता बस उसे देखने से वो तुम्हारी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकें। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसे लोग कितने ज्यादा जालिम होते हैं अपनी पावर्स हासिल करने और चलाने के लिए। तो जीनी कहती है कि डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो जीवॉन कहती है कि हाँ बेहतर होगा अगर तुम अपना स्कूल चेंज कर दो, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जीवॉन उन्हें मना कर देती है कि मैं अपना स्कूल नहीं बदल सकती। तो कहती हैं कि देखो तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तुम अच्छे मार्क्स लाती हो, तो फिर किस बात का डर, कोई भी स्कूल यहाँ तुम्हें खुद ब खुद एडमिशन दे देगा। और असल में वो लोग तुम्हें अपने स्कूल की स्टूडेंट बना के बहुत खुश होंगे। तब यहाँ जिनी दिल ही दिल में कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कल यहाँ इसका ब्यूटी कंपटीशन है जहाँ वो जाना चाहती है। और अगर वो वहाँ आएगी तो वहाँ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आने वाली है जो पहले नंबर वाली को साइन अप करेगी, जिसकी वजह से जीनी मशहूर हो सकती है। और जिस दिन वो फेमस हो जाएगी इसी दिन वो यहाँ अपने असल पेरेंट्स को ढूंढ पाएगी, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ जीनी अकेली थी, इसलिए वो चाहती थी कि यहाँ वो अपने पेरेंट्स को ढूंढे। इतने में वो जीवन से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हें यहाँ कोई भी मसला हो तो तुम मुझे आराम से बता सकती हो। मैं यहाँ अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी हेल्प करने की और तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम साशा को देखते हैं जो कि वो अपनी पहले वाली बॉडी कंडीशन में हाथ आ चुकी थी, वो बहुत ज्यादा फैट लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वोंग जो कि उसे बहुत डांट रहे थे और उन्होंने उसे स्लैप भी किया था। साशा कहती है कि देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मुझे कुछ टाइम दे, मुझे लगता है कि वो लड़की, उसे पता चल गया था कि वो स्ट्रॉबेरी मिल्क कर्ज है, इसीलिए सब कुछ रिवर्स हो रहा है, बस आप मुझे कुछ और वक्त दीजिए। जिस पे मिस्टर वोंग कहते हैं कि मैंने इस दिन के लिए तुम्हें बड़ा नहीं किया था, अब बताओ कैसे कोई तुम्हारी तरफ देखेगा और कैसे तुम्हारे प्रपोजल्स आएंगे, बल्कि लड़कों का तो दिल करेगा तुम्हें देख के डूब मरने का। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक ऑर्डिनरी लड़की से हार गई। जिस पर साशा कहती है कि मैं एक लड़की को जानती हूँ लू, वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है, मैं उसे जो कहूँगी वो यहाँ पे वो कर लेगा, तो आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिस पर मिस्टर वोंग कहते हैं कि मुझे इस सब का नहीं पता, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है, तुम क्या करती हो और कैसे मुझे रिजल्ट दिखाती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साशा उनसे सोल्यूशन मांग रही थी, लेकिन वो कोई भी सोल्यूशन देने से मना कर देते हैं कि इसका सोल्यूशन तुम खुद ढूंढो और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो तुम सीधा मरने वाली हो। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में लू भी उसके पास उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ साशा की ऐसी कंडीशन देख के वो हैरान रह जाता है। तो साशा जल्दी से उसे धक्का दे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लू कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम यहाँ मुझसे ऐसे नाराज मत हो। साशा सोच रही थी कि अब वो क्या करे, फिर वो मास्क पहन के बाहर चली जाती है। वहाँ वो ऐसे कहती है कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, जिस पर लू कहता है कि देखो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे फेस को आखिर क्या हुआ, क्या डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि तुम वापस क्यों आए हो, इस सब के बावजूद वैसे भी तुम उस दिन मेरे पीछे नहीं आए थे, आज मुझसे मिलने क्यों आ गए। लू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि जीने की कंडीशन और तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। जो बीमारी जीनी को यहाँ पर हुई थी वही बीमारी तुम्हें अभी हुई होगी, इसलिए मैं बस यहाँ पे इसका कोई इलाज पूछने आया था ताकि उसके इलाज की वजह से तुम ठीक हो सको। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम जैसी भी हो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। साशा ये सब कुछ सुन के डॉक्टर को बता रही थी कि यहाँ इस चीज का इलाज मुमकिन है। अब मुझे जीनी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लू कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे और जीनी के बीच ऐसा क्या हो गया कि जीनी यहाँ तुमसे इस तरह से बात कर रही थी, क्योंकि तुम दोनों एक वक्त में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यहाँ पे सब लोग तुम्हें बेस्ट फ्रेंड्स मानते थे। साशा कहने लगती है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे इतना बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे उससे बदला लेने के लिए या नहीं। जिस पर लू कहता है कि देखो बदले की बात क्यों कर रही हो, जो हो चुका उसे भूल जाओ। तो ये सुन के साशा को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम मेरी साइड नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो जीनी पसंद आने लगी है, क्योंकि तुम यहाँ पे मुझसे कोई बात करने से भी हिचकिचा रहे हो। साशा कहती है कि देखो तुम इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैटी और अगली बन चुकी हूँ, इसलिए अब तुम उस जीनी के पास वापस जाना चाहते हो, लेकिन देखना मेरी बीमारी यूं ही ठीक हो जाएगी और फिर तुम मुझे यहाँ छोड़ने पर पछताओगे। ये बातें सुनकर लू को यकीन हो जाता है कि ये बस
एक बीमारी है और यहाँ साशा ठीक हो सकती है, इसलिए वो भी जेनी से रिवेंज लेने के लिए हाँ कर देता है और फिर वो इसके कान के करीब होकर सारे प्लानिंग बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में जहाँ स्टार्क इस कंपटीशन को स्टार्ट करता है और सबसे पहले कम्पीट करने वाली साशा को बुलाता है। सब लोग साशा को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मास्क पहने हुए आई थी और ऐसी ड्रेस में जिसमें वो दूसरे राउंड तक भी नहीं जा सकती। सब लोग इसे ऐसे देखकर हैरान होते हैं। वो सब लोगों के सामने आकर बताने लगती है कि 2 वीक्स पहले मेरा यहाँ पर वेट कम था और मैं दिखने में भी बहुत ज्यादा प्रीटी थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो बहुत ज्यादा खौफनाक था। इतने में यहाँ ऑडियंस में बैठी साशा की चमचियां चीख चीख कर बोलने लगती हैं कि बिल्कुल ठीक कहा, हमारी साशा बहुत अलग थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी हुई है। साशा कहने लगती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर आज मैंने आप सबको इस बदमाशी के बारे में बताया तो शायद यहाँ मैं दोबारा निशाना बन सकती हूँ, मगर यहाँ सब लोग हैं जो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमें सारी बातें बताओ, हम यहाँ तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। साशा दिल ही दिल में सोच रही थी कि सब लोग बेवकूफ हैं जो मेरी बातों में आ रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ उन्हें सच लग रहा है। इसके बाद साशा सबको थैंक्स कहती है और जीनी को इन सब बातों के लिए इल्जाम देना शुरू कर देती है और बताती है कि असल में जब से मैं और सीनियर लू एक दूसरे को डेट करना शुरू किए हैं तब से जीनी हमसे बहुत जेलस होती है। पहले जीनी मुझसे बात करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि मैं यहाँ लू के साथ ब्रेकअप कर दूं और जब मैंने उसे मना किया तो इसने चुपके से मेरे खाने में कुछ मिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी और मेरे फेस की ऐसी कंडीशन हो गई। ये सुनकर यहाँ के क्लासमेट्स इसके खिलाफ बोलने लगे। वो कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हमारी जिनी तुमसे कभी जलती नहीं थी। एक्चुअली मैं यहाँ जिनी तुमसे ज्यादा प्रीटी लगती है, लेकिन यहाँ साशा की चमक दमक रुकती नहीं। जो लोग जिनी के खिलाफ बातें कर रही थी वो कहती हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी साशा कितनी प्रीटी है, तो फिर कौन जेलस नहीं होगा उससे। और आप सबको भी तो पता है कि यहाँ सब लोग साशा को अपनी मोहब्बत भरा लेटर्स देते हैं। तो इतने में वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ऐसे लोगों को स्कूल में रहने नहीं देना चाहिए। यहाँ जिनी आराम से इसकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर वो स्टेज पे चली जाती है और कहती है कि अरे वाह साशा, रूमर्स फैलाने में तो तुम यहाँ टॉप 1 पर हो। तो फिर सब लोग यहाँ इससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब जिनी ने बताया कि मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सब अभी बात कर रहे थे। जिनी की खूबसूरती देखकर सब लोग इसे देखने लगे और कहा कि हाँ वाकई तुम तो बहुत प्रीटी हो, अगर तुम यहाँ साशा चैलेंज क्यों महसूस करोगी। जिनी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, कुछ बीमारियों की वजह से मैं यहाँ थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा इलाज हो रहा है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हूँ। अब इस सब सारे प्रोसीजर्स के बीच मेरे पास इतना वक्त ही नहीं। जिसके बाद सब लोग यहाँ जिनी को सपोर्ट कर रहे थे। इतने में यहाँ एक शख्स आता है जो सबके सामने और बताता है कि हाँ मैंने खुद ही लू को देखा है जिनी को प्रपोज करते हुए, लेकिन जिनी ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि यहाँ लू स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का है, कोई लड़की इसे ना कह ही नहीं सकती। यहाँ जिनी भी, क्योंकि जिनी पहली है जिसने एक हाई स्टैंडर्ड बंदे को इग्नोर किया। साशा उस पे हमला करती है और यहाँ आकर कहने लगती है कि अब सबके सामने जिनी की असल हकीकत बता दो, हम सब जानना चाहते हैं कि तुम वाकई किससे मोहब्बत करती हो और असल चेहरा किसका है। जिनी इन्हें समझाती है कि देखो अपनी की हुई गलती दोबारा ना दोहराओ, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। वैसे भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने तुम्हें साइन अप किया है, आज जो भी तुम कहोगी वो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और आज की बात मिटाई नहीं जा सकती, तो सोच समझ कर बोलना। साशा कहती है कि इसकी बातों में मत आना है, यहाँ तुम्हें जैसा कहा गया वैसा ही करना है। तो लू गुस्से में आके बोलने लगा तो साशा उसे रोक देती है, जिस पर लू कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने सोच क्या रखा है, तुम जो भी कहोगे मैं चुपचाप सुनूंगी। वैसे भी यहाँ जिनी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो और असल में तुम्हें बीमारी हुई है जो कि जिनी को भी हुई थी। हमें यहाँ जिनी से समझौता करना चाहिए, ना कि इस पर इल्जाम लगाना चाहिए। अब उसे पता चल जाता है कि लू ने उसे धोखा दिया है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लू सबके सामने जिनी से माफी मांगता है और कहता है कि शुक्रिया मेरे करियर को बचाने के लिए। और आज का ये कंपटीशन यहाँ खत्म होता है जहाँ की विनर जिनी है और जिनी के साथ यहाँ एक कंपनी साइन अप करेगी जहाँ जिनी एज अ मॉडल काम करना शुरू कर सकती है और लू का करियर जिनी की वजह से बहुत ब्राइट होगा। जिनी खुश हो
जाती है क्योंकि इसके साथ एक बर्थ मार्क होता है। इसी बर्थ मार्क की वजह से वो यहाँ अपने पेरेंट्स को और भी ज्यादा आसानी से ढूंढ सकती थी। अब हम देखते हैं कि जिनी का फोटो शूट हो रहा था, जहाँ फोटोग्राफर जिनी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम वाकई प्रोफेशनल हो या तुम्हारी ये पहली बार है हमारे साथ काम करना, क्योंकि तुम्हारी पोजेस बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। तभी वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम लू के साथ भी फोटो शूट करो, फिर देखना सब लोग तुम्हें यहाँ पर बेहतरीन कपल मानने लगेंगे। जिस पर जिनी कहती है कि वो बस मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट है, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ पे रूमर्स फैलाने का कोई शौक नहीं। जैसे वो जाने लगती है, लू उसे रोक के फिर से माफी मांगता है पिछली तमाम बातों के लिए। जिनी कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाना चाहिए, बार बार सॉरी करने की जरूरत नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। लू कहता है कि देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ऐसे अल्फाज कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक बात बताओ, क्या शुरू के दिनों में तुम यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करती थी? जिस पे जिनी साफ मना कर देती है और लू बेचारा बार बार यहाँ पे रिजेक्ट होता रहता है। जिसके बाद जिनी उसे बाय कह के यहाँ से चली जाती है। इतना में हम यहाँ सीईओ लियो को देखते हैं, जहाँ इसकी एजेंट इसे एक नई गर्ल आर्टिस्ट के प्रोफाइल भेज रही होती है। जैसे ही वो गर्ल आर्टिस्ट का प्रोफाइल खोलता है, वो जिनी ही होती है। जिनी की पिक्चर देख के वो हैरान रह जाता है, जिनी का चेहरा नहीं बल्कि इसके हाथ देखकर, क्योंकि इसके हाथों पे वही बर्थ मार्क होता है जो कि लियो के हाथ में था। इतने में लियो अपने भाई सुहो और हॉरन को बुलाता है। सुहो तस्वीर देखकर कहता है कि अरे वाह भाई, तुम्हारी पसंद को मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी छोटी है? मेरा मतलब है बच्ची की उम्र कम है तो शादी करना मुश्किल हो सकता है। हॉरन कहता है कि तुम इसके चेहरे को नहीं, इसके हाथ को देखो, यहाँ वही बर्थ मार्क है जो लियो के हाथ में है। तो फिर हमें लगता है कि यहाँ हमें बहन मिल सकती है। इसके बाद वो ये काम शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो में दिए गए एड्रेस पे वो तीनों ही जल्द से जल्द पहुंचने वाले थे। फिर हम यहाँ लियो के डैड को देखते हैं, जिन्हें मिस्टर लीन की कॉल आती है कि उनके तीनों बेटे ही वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लियो पूछता है कि किसकी कॉल थी और आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि शिन फैमिली के तीनों बेटे किसी काम से यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस काम की वजह से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा और साथ ही प्रमोशन भी मिल जाएगी। तभी लियो भी ये सुन के खुश हो जाता है, क्योंकि पूरे का पूरा स्कूल ही शिन फैमिली ओन करती है। और आखिरकार वो तीनों ही स्कूल तक पहुंच जाते हैं। सब लोग स्कूल में उनका वेट कर रहे थे, जहाँ साशा सबको एक साथ देख के हैरान हो रही थी कि प्रिंसिपल आज तक स्कूल क्यों नहीं आया, लेकिन आज अचानक यहाँ कैसे आ गया। और साथ साथ लॉबी और तमाम हेड प्रोफेसर भी वहाँ पर खड़े थे। जैसे ही शिन ब्रदर्स वहाँ पर आते हैं, इन्हें देख के सब लोग इनको अच्छे से वेलकम करते हैं। तभी यहाँ लियो, सुहो और हान बता रहे होते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं। वो अपनी बहन से मिलने आए थे जो गुम हो गई थी। इतने में वो लोग जिनी की पिक्चर दिखाने लगते हैं। ये देखकर लियो हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या जिनी आपकी सिस्टर है? वो लोग कहते हैं कि हाँ, जिनी के हाथ पे एक खास बर्थ मार्क है जो हमारे खानदान का है, इसलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। साशा तो ये सब बातें सुन के हैरान रह जाती है। फिर वो लोग यहाँ अंदर की तरफ जाने लगते हैं। साशा को यहाँ पे एक और मौका मिल जाता है फायदा कमाने का। वो तीनों क्लास के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ लियो उन्हें जिनी के बारे में बता रहा था। जिनी को देखते ही वो सब इसे घूरते रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। लियो यहाँ उससे पूछ रहा है कि क्या कभी यहाँ जिनी से किसी ने बात की है? लू कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिनी यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। वो सबके साथ बहुत काइंड हार्ट है और सब लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बस यही नहीं, यहाँ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। वो एग्जाम्स में हमेशा टॉप करती है। ये सुनकर तीनों को फौरन यकीन हो जाता है कि वही इनकी बहन है और वो यहाँ अपनी असल मॉम की तरह दिख रही थी। इतने में यहाँ सूरज से भी वेट नहीं हो रहा था। वो दौड़ता हुआ जिनी के पास चला जाता है। यहाँ के सब लोग इन दोनों के रिश्ते को लेके एक दूसरे के सामने सवाल जवाब करने लगते हैं कि यकीनन यहाँ इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। और वैसे भी यहाँ ये जिनी तो बिल्कुल ही ज्यादा बेशरम है। तभी वहाँ पे साशा की चमचियां भी आ जाती हैं। यहाँ तो सुहो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इस लड़की को थप्पड़ मार देता है और इसे जिनी से माफी मांगने को कहता है। वो साफ कह देती है कि मैं यहाँ जिनी से माफी मांगने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में यहाँ सब लोग आ जाते हैं, जहाँ वो तीनों बता रहे होते हैं कि जिनी यहाँ लीन फैमिली से बिलोंग करती है और वो हमारी बहन है। जिनी को तो ये बात सुन के यकीन ही
नहीं होता। और यहाँ पे बाकी सब चमचों को भी इस बात का सुन के यकीन नहीं आ रहा था। तभी सूहो और लियो इसके बर्थ मार्क के बारे में इसे बताने लगते हैं। तब जिनी को याद आता है कि इसके हाथों में वो बर्थ मार्क था, लेकिन जैसे ही वो बर्थ मार्क दिखाने जाती है वो बर्थ मार्क वहाँ पर होता ही नहीं, गायब हो जाता है। जिनी हैरान रह जाती है कि इतने में साशा आ जाती है और कहती है कि वो बर्थ मार्क मैंने जिनी के हाथों पर बनाया था। जिनी से कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, बर्थ मार्क कोई ड्रॉ कैसे कर सकता है। साशा कहती है कि क्योंकि वो बर्थ मार्क असल मेरे हाथों पर है और मैं लिन फैमिली की असली सिस्टर हूँ। अब यहाँ तीनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर यकीन करें। हान कहता है कि देखो जिसके हाथ में बर्थ मार्क है वही हमारी बहन हो सकती है, और यहाँ वो लोग साशा को बहन मानने लगते हैं। साशा यहाँ रोते हुए कह रही थी कि तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ, इसी वजह से ये लड़की यहाँ पर मुझे बहुत तंग करती है। और यहाँ पर वो सारा इल्जाम बाकी लोगों पर लगा रही होती है। तीनों को यकीन नहीं आता तो साशा सारा इल्जाम लू पर डाल देती है कि अगर तुम चाहो तो लू से भी पूछ सकते हो, इसे सारी बातें पता है। लू खुद कंफ्यूज है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि साशा कभी यतीम थी ही नहीं, इसलिए वो कह देता है कि मुझे पता नहीं। और फिर वो विक्टिम कार्ड अपने दोबारा से प्ले करके कहती है कि मुझे पता है कि मैं मोटी हूँ, इसीलिए तुम मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरी बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ तीनों भाइयों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग यहाँ लू से कहते हैं कि तुम हमारी बहन के बॉयफ्रेंड हो और इसके साथ इसके अगेंस्ट ही खड़े हो, लेकिन तुम्हें यहाँ हमारी बहन का साथ देना होगा। इतने में वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस पर साशा कहती है कि अरे तुम लोग मुझे ले जाओगे या नहीं। वो लोग कहते हैं कि आएंगे 2 दिन बाद, तुम यहाँ घर पर शिफ्ट हो सकती हो, घर अभी गंदा है इसलिए हमें थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। साशा उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, ऐसे कैसे जा सकते हो, इस लड़की से तुम लोग बदला नहीं लोगे, इसने मुझे बहुत बुली किया। लियो यहाँ कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम तो इतनी बड़े खानदान से हो ना, इसलिए बदला लेना हमारी फैमिली में नहीं है। लेकिन साशा उन्हें बहुत ज्यादा इसरार करने लगती है। लियो कहता है कि ठीक है, प्रिंसिपल को पता है ना क्या मैं यहाँ क्या करना है। प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ जिनी को स्कूल से निकाल दूंगा। ये सुनते ही जिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर लियो उसे सुकून से रहने का कह रहा था। इतने में साशा यहाँ पर आ जाती है। जिनी से कहती है कि देखो एक काम करो, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ पूरे स्कूल को साफ कर लो, कचरा ठिकाने लगा दो, तब जाके मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। जिनी को पता था कि इस पूरी सिटी में ये वाहिद स्कूल है जो फिल्म इंडस्ट्री में इतना मशहूर है और वो स्कूल से बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इसने यहाँ रहने का फैसला किया और काम करने के लिए तैयार हो गई। इन तीनों भाइयों को देखकर लग रहा था कि शायद इन्हें यहाँ पता है कि जिनी इनकी असल सिस्टर है और वो शायद इसे यहाँ सबक सिखाना चाहते हैं, यानी साशा को, क्योंकि जब भी साशा जिनी से कुछ कह रही थी तब हान और सू के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इतना में जैसे ही जिनी यहाँ से जाती है, साशा इन पर चीखती हुई इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जिनी कहती है कि मैं किसी फालतू इंसान के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी, खास तौर पे जहाँ मेरी इज्जत ना हो। इतने में वो वहाँ से चली जाती है जहाँ हान था। वो कहता है कि कोई बात नहीं सिस्टर, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जिनी को देख लेंगे। और इतने में हान बड़ी चालाकी से यहाँ इसके बालों का सैंपल ले लेता है और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं जहाँ लू के फादर इसे साशा के साथ छोड़कर जाते हैं। लू साशा से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि जिनी ने तुम्हें बुली किया, जिनी ने तो यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं किया। साशा बोलती है कि लगता है तुम भूल रहे हो मेरा भाई कौन है, ठीक से रहोगे तो फिर नताइज भी ठीक होंगे। लेकिन बाय फेस मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनी को होना चाहिए, लेकिन जिनी का चेहरा हमारी आंखों में, मेरा मतलब है इसकी मॉम से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए तुम दोनों फिक्र ना करो। मैंने यहाँ पर साशा के बालों का सैंपल चुपके से ले लिया और टेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। इतने में यहाँ से गुस्से में जिनी जा रही थी क्योंकि इतने सालों बाद वो यहाँ अपनी रियल फैमिली के मेंबर से मिलने वाली थी, लेकिन इसके पास बस अपने बर्थ मार्क के अलावा कोई और सबूत नहीं था कि वो इस फैमिली की मेंबर है, इसीलिए वो यहाँ ज्यादा बात नहीं कर पाई। और अब वो सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे अपने रियल फैमिली को वापस पाने के लिए। तभी इसकी प्री सिस्टर मतलब वही वाली बैगर दौड़ती हुई वहाँ पर आती है, क्योंकि उसे भी स्कूल के बारे में सब पता चल गया था। तब जिनी इसे सारी बातें बताती है। जीवॉन कहती है कि देखा, मुझे पता ही था कि वो ऐसे करेगी, वो ऐसे इंसान है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी किसी ने जरूर ब्लैक मैजिक किया होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बताया
बताया था वो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि साशा उस बेचारे लू को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आई थी। साशा इसे यहाँ थैंक्स कहती है और जाने से पहले इसे बड़े प्यार से हक करती है, जो कि लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लू को भी ये बात समझ आ गई थी कि साशा, जिनी और उस लेडी जो बैगर है उसके बीच में जरूर कोई राज है जिसका पता अब लू को ही लगाना था, और अगर वो पता लगा लेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतने में वहाँ पे साशा का पीछा करने लगता है जो स्कूल के बैकग्राउंड वाले रूम में जा रही थी। वो कान लगा के अंदर की बातें सुनने की कोशिश करता है। अंदर साशा अपने डैड को बता रही थी कि देखिए मेरे हाथ में एक नया टारगेट आया है जो जिनी की फैमिली से ताल्लुक रखता है। मैंने इस स्पेल का आखिरी वाला हिस्सा है ना वो इस्तेमाल किया जिनी के बर्थ मार्क के लिए एक्सचेंज करने के लिए, और देखें मैं इसमें कामयाब हुई। अब जब तक ये बर्थ मार्क मेरे हाथ में है लीन फैमिली को लगेगा कि मैं ही उनकी असल सिस्टर हूँ और फिर उनके सारे पैसे भी मेरे होंगे। अंकल ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मीन्स उसके डैड। साशा कहती है कि अब आप देखना लीन फैमिली हमारे कब्जे में होगी। तो वही लू समझ जाता है कि शुरू से लेकर अब तक साशा ने ये सब कुछ किया है। बर्थ मार्क से लेकर जीनी को जो बीमारी हुई थी वो भी साशा की वजह से ही थी। साशा बहुत खतरनाक लेडी है। इतने में वो यहाँ सब कुछ सच बताने के लिए जा रहा था, लेकिन इसका पाँव यहाँ ड्रम से टकरा जाता है। ब्योंग इस आवाज को सुनता हुआ दौड़ता हुआ बाहर आता है और उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। फिर यहाँ लेन उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग किस किस्म के खास स्पेल की बात कर रहे हो, मुझे भी जानना है। व्योंग समझ जाता है कि इसने सब कुछ सुन लिया, इसका मतलब है कि अब ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, और यहाँ वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है ताकि वो उसका दम घुट सके, मतलब उसका सांस रोक सके। और लू को अब सांस नहीं आ रही थी। तभी साशा अपने डैड से कहती है कि नहीं लू को कुछ मत करो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और यहाँ ये मेरे साथ है, वो बाहर जाके यहाँ किसी को कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ वो लू से भी जवाब मांगती है, जिस पर लू सोचता है कि अपनी जान बचाने के लिए अभी मैं हाँ कह देता हूँ, बाद में इसकी सारी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगा, इसलिए वो यहाँ पर हाँ कहने लगता है। जहाँ व्योंग अपनी बेटी की बात मान के इसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ लू साशा से सब कुछ पूछने लगता है। तब यहाँ साशा इसे झूठ ही सही लेकिन ऐसा बताती है कि शुरू में यहाँ मेरी खूबसूरती देखकर जिनी बहुत ज्यादा हसद करती थी, और इतना ही नहीं उसने मुझ पे ब्लैक मैजिक भी करवाया जिसकी वजह से मैं ऐसी बन गई हूँ। लोग समझ जाता है कि ये काम यहाँ साशा ने किया था और वो जीनी पर हुआ था, और इसी की मदद से इसने अभी भी वो बर्थ मार्क उसके हाथ से अपने हाथ पर ट्रांसफर किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस झूठ में इसका साथ दूंगा ताकि मैं यहाँ पता कर सकूं कि आखिर मैं जीनी को इसका बर्थ मार्क वापस कैसे दे सकता हूँ, शायद तब जीनी मुझे माफ कर दे। इतने में वो साशा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम यतीम हो, फिर मिस्टर व्योंग तुम्हारे डैड कैसे हो सकते हैं, जिस पर साशा अभी भी झूठ बोलती है कि वो तुम्हारे अडॉप्टेड फादर हैं। इतने में वो उससे पूछती है कि वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, कहीं तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सेफली घर छोड़ना चाहता था मगर तुमने मना कर दिया, इसीलिए मैं बस तुम्हारा सेफली जाते देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट हो गया। तो साशा कहती है कि तुम भी ना मेरी कितनी फिक्र करते हो। हम यहाँ होटल चले जाते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। लू यहाँ पर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है, लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये सब करने से जीनी की लाइफ बच सकती है तो यही ठीक है, मुझे यहाँ पे खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ जिनी और जीवान को देखते हैं जो मिस्टर फू से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद जिनी मिस्टर फू को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताने लगती है। मिस्टर फू जानता था कि वो किस वजह से सारी जादू कर पा रही है, लेकिन उन्हें ये चीज सीखने में और उसको असर को तोड़ने में एटलीस्ट 10 साल लगेंगे। जिनी कहती है कि तब तक तो मैं यहाँ अपना करियर भी सेट कर लूंगी, और तभी यहाँ मेरे भाई न जाने कहाँ होंगे और उनके साथ क्या कुछ वो साशा कर चुकी होगी उनकी प्रॉपर्टी निकलवाने के लिए। तो फू यहाँ इससे कहता है कि देखो इसके बदले तुम्हारे पास एक और रास्ता है जो कि डीएनए टेस्ट है। तुम यहाँ अपने भाई के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा सकती हो, जिसकी वजह से सबके सामने हकीकत आ जाएगी। सिर्फ बर्थ मार्क तो एक्सचेंज हुआ है, तुम लोग का ब्लड तो वैसे ही सेम है, लिन फैमिली का ब्लड वही होगा जो तुम्हारा है, तो पर तुम यहाँ जाके टेस्ट करवा सकती हो। तब जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार वो अपनी आइडेंटिटी अब साबित कर सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बेचारे लू को, जिसके तो यहाँ पे बहुत सारे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे, इतने में वो यहाँ पर लिन फैमिली के भाइयों से मिलने के लिए जाता है। जब सू दरवाजा खोलता है वो उसे कहता है कि मुझे एक
अहम बात करनी है, प्लीज मुझे मिस्टर लियो से मिलने दो। जिस पर सुहो कहता है कि अभी वक्त नहीं है, हम अभी बहुत अहम काम कर रहे हैं। जिस पर लू कहता है कि मुझे यहाँ तुम्हारी रियल सिस्टर के बारे में पता है। ये सुनते ही सुहो फौरन उसे अंदर ले जाता है और अपने भाइयों के पास ले आता है, जहाँ लू सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर रहा होता है कि तुम्हारी असल सिस्टर और कोई नहीं बल्कि जिनी है। लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, खास तौर पर लियो। लेकिन सुहो के दिल में अंदर से यकीन था कि वही इसकी सिस्टर होगी। इतने में लिन सबको समझा रहा था कि कल रात मैंने साशा का पीछा किया था, जहाँ वो एक स्टोर रूम के अंदर गई थी, जिसके अंदर विच क्राफ्ट वाली मुख्तलिफ चीजें रखी हुई थी, यानी कि ब्लैक मैजिक। और इस ब्लैक मैजिक के जरिए उसने वो बर्थ मार्क एक्सचेंज कर दिया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाता है। हान कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, इन सब चीजों के बारे में मैंने यहाँ पुरानी एशियन बुक में जरूर पढ़ा है। लियो कहता है कि लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जो भी तुम कह रहे हो वो सच है। जिस पर लू कह रहा था कि मेरी आंखों को देखो, मुझे देखो, मुझ पर यकीन करो, सब कुछ सच है। और आपको शुरू का नहीं पता, जिनी यहाँ पे पहले बहुत मोटी होती थी और इसी विच क्राफ्ट की मदद से साशा ने सारी जिनी की एनर्जी एब्जॉर्ब की। और जब जिनी को ये बात पता चली तो उसने यहाँ पर उन चीजों की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद जिनी अपनी पहले जैसी बॉडी में आ गई। तो अब ये सब जानने के बाद साशा इसे रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथों पे वो बर्थ मार्क बनाया ताकि वो उस पूरे खानदान का हिस्सा बन सके और एक एक करके तुम सबको बर्बाद कर दे। सुहो कहता है कि तुम सबको मेरी बात माननी चाहिए। मान लो कि मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास भी तो दिमाग है ना यार। हमें यहाँ अपनी असल बहन चाहिए, ना कि नकली बहन। लोग कहने लगा, एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ इस जिनी के साथ मिले रहो तो ये सब कुछ बताकर तुम्हें क्या फायदा होगा। जिस पर लू कहता है कि मुझे पता है, मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैं आप लोग को एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ। पहली बार स्कूल के स्टार्ट में मैंने जिनी को गेट पर देखा था, तब से वो मेरी पहली मोहब्बत और पहला क्रश बन गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि जिनी ने अपना वजन बढ़ा लिया, तब से मैं उससे नफरत करने लगा और उसके बारे में कुछ बुरा भला भी कहा मैंने। लेकिन जब वो नॉर्मल हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने उसकी बॉडी और उसके फेस पर इसे टीज किया और इस पे बहुत गलत इल्जाम लगाए। तब जाके मुझे समझ आया कि मैं भी एक इंसान हूँ, इसीलिए मुझे अब अपनी गलतियां सुधारनी है। मैं जिनी से दिल की गहराइयों से माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे स्कूल का वो सीन हम देखते हैं जहाँ जिनी सुकून से अपना काम कर रही थी, कचरा साफ कर रही थी, लेकिन इसके साथ कुछ चालाक लोग भी थे। वो जानबूझ करके जिनी पर पानी फेंकते हैं और कचरा इधर उधर उछालते हैं। जिनी इनसे कहती भी है कि प्लीज चले जाओ ताकि मैं अपना काम कंप्लीट कर सकूं, मगर वो लोग नहीं मानते और जिनी को तंग करना जारी रखते हैं। तब अचानक एक लग्जरी कार आती है जहाँ से लीन निकलता है। साशा ने अपने भाई को बाहर निकलता हुआ देख के कहती है कि जिनी यहाँ देखो ना, मुझे कितना बुली कर रही है, मुझे फालतू समझ रही है, कहती है कि मैं मोटी हूँ, मेरे ऊपर कचरा भी फेंक रही है। जिस पर जिनी बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये सब तुम मेरे साथ यहाँ पर कर रही थी। साशा कहती है कि नहीं भैया, अगर तुम चाहो तो मेरी फ्रेंड से पूछ सकते हो। जहाँ साशा की चमचियाँ थी और वो इसी का साथ देंगी ऑब्वियसली। इतना में जिनी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर साबित कर सकती हूँ कि साशा तुम्हारी असल सिस्टर नहीं है, बल्कि मैं ही तुम सबकी असल सिस्टर हूँ। अब ये सुनकर साशा घबरा जाती है और कहने लगती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों को मुझ पर ट्रस्ट है और वैसे भी मेरे हाथों पर वो बर्थ मार्क भी तो है ना। जिस पर जिनी कहती है कि अच्छा, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो फिर इतना नर्वस क्यों हो रही हो, और वैसे भी तुम मुझसे क्यों डर रही हो अगर मैं नकली बहन हूँ तो। और फिर वो सबसे कहने लगती है कि देखो, बर्थ मार्क से क्या होता है, अगर हमारा ब्लड रिलेशन है तो हम असल बहन भाई हैं, अगर नहीं है तो फिर हम नकली हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने ब्लड का सैंपल दे रही होती है DNA टेस्ट करवाने के लिए। ये सब देखकर साशा बहुत डरने लगती है और कहती है कि टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं, टेस्ट करवाना फजूल है, क्योंकि तुम बस यहाँ लेन फैमिली में शामिल होना चाहती हो और उनके पैसे लेना चाहती हो। जिनी कहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए, लेकिन तुम्हारे डर को देखकर मुझे लगता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम नकली बहन हो। सब लोग यहाँ पर यही बात करने लगते हैं कि जिनी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वहीं साशा देखो वो कितना डर रही है।
पर देखो ना साशा बर्थ मार्क पर डिपेंडेंट है। अब डीएनए से ही पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। साशा यहाँ पर अभी भी जीनी पर ही इल्जाम लगा रही थी, तभी यहाँ पर लू आता है जो साशा पे चीखता है। साशा कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर लू कहता है कि बस अब तुम्हारे झूठों का भांडा फूट चुका, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकती। इतने में लू सारी ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट वाली बातें पूरे स्कूल के सामने साशा को बता रहा होता है, जिस पर साशा कहती है कि अच्छा अगर मुझे ये सब कुछ आता तो मैं दोबारा वो सब करती और यहाँ जिनी जितनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाती। जो सब कुछ अभी जीनी के पास है वो मैं खुद को वापस दे सकती थी अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। लियो यहाँ कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम ये डीएनए टेस्ट के लिए दे देंगे और कुछ टाइम में ही रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ लू और हान जीनी को समझा रहे होते हैं कि देखो हमें पता है तुम ही हमारी बहन हो, लेकिन इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ एक बेचारा लू भी है जो कहता है कि देखो मुझे दिल से पता है कि तुम ही मेरी बहन हो, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं पहचान गया था। अब बाकी भाइयों क्या सोचते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इतने में यहाँ पे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। रिपोर्ट्स देखकर सुहो कह रहा था कि इन रिपोर्ट्स को इस साशा के मुंह पर मारो, दिखाओ इसे कि वो हमारी असल बहन नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लियो इसे रिपोर्ट्स देता है वो खुद भी हैरान रह जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक साशा इनकी असल सिस्टर है, ना कि जिनी। ये सुनकर साशा बहुत खुश थी। जैसे ही जिनी रिपोर्ट्स देखती है तो वो हैरान रह जाती है, ये सब कैसे नकली हो सकता है और ये चीजें कैसे बदल सकती हैं। साशा कहती है कि अब तो हमें जिनी को सजा देनी होगी और इसे इसकी जगह बतानी होगी। लेकिन यहाँ सुहो जिनी के सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि मैं जिनी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिनी की आंखों में मुझे अपनी मॉम नजर आती है, मुझे तो उसका फेस देखकर पता चल गया था कि ये मेरी बहन है और अब मुझे यहाँ डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं, मैं अपनी असल बहन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो कहता है कि देखो जाने दो, अपने तीसरे छोटे भाई के लिए हम इस बात को छोड़ देते हैं, जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाते हैं। जिस पर साशा कहती है कि अच्छा तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है चले फिर। इस लू ने मुझे यहाँ धोखा दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लू के फादर की कंपनी को हमेशा के लिए बैंकरप्ट कर दो और इस लू को भी यहाँ स्कूल की स्टार पोजीशन से निकाल दो ताकि यहाँ इसे समझ आ सके कि मुझे बेवकूफ बनाने का क्या मतलब होता है। जिनी कहती है कि तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, ये लड़ाई हमारे बीच है, तुम्हें यहाँ लोगों को बीच में लाने की जरूरत नहीं। यहाँ साशा अपने भाइयों से बोलने लगती है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तुम लोग मुझे यहाँ अपनी सिस्टर नहीं मानते और तुम लोग यहाँ एक बाहर वाली लड़की की बात मान रहे हो, इसीलिए तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। इतने में वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर लेता है जहाँ वो उससे कहता है कि मेरी बहन साशा जो कुछ कह रही है वैसा ही करो। तो वही लोग गुस्से में आ जाते हैं कि सच बोलने के बावजूद कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा और सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। लूकास के डैड की कॉल आती है जो कि उस पे बहुत चिल्ला रहे होते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। इसके फादर कहते हैं कि ठीक है देते रहो, अब से मैं तुम्हें डिसओन कर रहा हूँ। कॉल कर जाती है, लू समझ नहीं पाता कि आखिर क्या करे। तो वहीं दूसरी तरफ साशा बहुत खुश थी। हाँ लियो से कहता है कि चलें घर चलते हैं, पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे और हमें जाके इनसे मिलना चाहिए। साशा खुश हो रही होती है। वहाँ लियो सुहो को बुलाता है। सुहो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ रहूंगा और इसे प्रोटेक्ट करूंगा। लियो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जिनी लू से माफी मांगती है। लू कहता है कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं, तुम खुद भी एक विक्टिम हो और वैसे भी शुरू से मेरी ही गलती थी कि मैंने उस लड़की की बातों पर यकीन किया। जिनी यहाँ सुहो को भी थैंक्स कहती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसके साथ ही खड़ा है। जिस पर सुहो कहता है कि देखो मुझे पता है तुम मेरी सच्ची बहन हो, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा ना, पर चाहे इसके लिए मेरा सबसे नीचे पॉइंट ही क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। जिन्हें से थैंक्स कहती है। वो तीनों यहाँ सोच रहे थे कि अगर साशा ने विच क्राफ्ट यानी ब्लैक मैजिक इन दोनों भाइयों पर भी किया हो तो इसी वजह से वो दोनों सिर्फ साशा की बात मान रहे हैं, जीनी की नहीं। जीनी बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, ये मुमकिन नहीं, इसके लिए यहाँ कुछ चीज होनी चाहिए थी। और दूसरी बात जीनी कहती है कि तुम दोनों इस बात का पता लगाओ और मैं यहाँ ये जानने की कोशिश करती हूँ कि वो डीएनए रिपोर्ट्स का रिजल्ट कैसे चेंज हुआ। तभी हम साशा को देखते हैं जो उस घर में मतलब उस बड़े से
विला में जाती है और पूरे घर को गौर से देखने लगती है। उसकी नजरें वहाँ से हट ही नहीं रही थी। इतने में मॉम एंड डैड सामने आ जाता है, जो आते ही साशा की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा और अगर किसी ने किया तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसका सेकंड भाई लियो से पूछता है कि क्या तुमने जानबूझ करके सोहो को जीनी के साथ रखा। लियो कह रहा था कि देखो हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जो बातें लू ने कही मुझे लगता है कि हमें उन पे गौर करना चाहिए और मुझे यहाँ पे एक ऐसा पर्सन का पता है जो हमें सब मसाइल से निकाल सकता है, जिसका नाम फू है। तभी हम देखते हैं साशा को, जहाँ मॉम डैड इसकी शादी की बात कर रहे थे। साशा कहती है कि अरे भाई आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, लगता है आप लोग मुझे इस घर में रखना नहीं चाहते। जिस पर उसके मॉम डैड मीन्स अंकल आंटी कहते हैं कि तुम्हें लगता है, बल्कि हमने तो तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही पक्का कर दिया था। और वो उसे उसके अडॉप्टेड फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ इनसे मिलना चाहते थे। साशा कहती है कि वो तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, वो किसी से भी नहीं मिलते। अंकल और आंटी कहते हैं कि अब हमने यहाँ तुम्हारे डैड के लिए गिफ्ट तैयार करके रखा था क्योंकि इन्होंने लीन खानदान की बेटी को इतने सालों से पाला, तो कम से कम यहाँ वो कुछ तो कर ही सकते हैं। साशा यहाँ लालच में आ जाती है और इनसे गिफ्ट मांगने लगती है। आंटी बताती है कि हमने तो इनके लिए 10 केजी गोल्ड जमा करके रखा है। ये सुनकर साशा कहती है कि क्यों नहीं, मैं अभी फौरन यहाँ बुला लेती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है हीवोंग से मिलने के लिए, जहाँ वो इसे सारी बातें बता देती है। तो वहीं हम जेनी को देखते हैं जो कि मिस्टर फू से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो किसी से मिलने के लिए गए हुए हैं। वो उसे उस विला का एड्रेस भी दे देते हैं। तब जेनी को पता चलता है कि ये विला तो ली फैमिली का ही है, तो फिर वो वहाँ क्यों गए होंगे। इतने में यहाँ हम साशा को देखते हैं जो कि अपने रियल डैड के साथ आ जाती है और यहाँ उसे अपना अडॉप्टेड फादर कहती है। अंकल आंटी उन्हें 10 केजी गोल्ड देने ही वाले थे। कितने में व्योंग उन पे ब्लैक मैजिक करने का सोचता है, लेकिन अंकल आंटी उसे रोककर कहते हैं कि यहाँ साशा को देखने के लिए मिस्टर लियान आने वाले हैं, तो अगर आप अभी यहाँ रुके रहें तो आप बता सकते हैं कि मिस्टर लियान साशा के लिए अच्छे होंगे या नहीं। तब जाके व्योंग को लगता है कि शायद ये फैमिली थोड़ी पागल है, मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। फिर वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है। साशा अंकल आंटी से कहती है कि आपको नहीं लगता मॉम डैड मैं दिखने में इतनी अगली हो तो मिस्टर लियान मुझे पसंद क्यों करेंगे। अंकल आंटी कहते हैं कि किसने कहा कि तुम अगली हो, तुम लियान फैमिली की बेटी हो, कोई तुम्हें पसंद कैसे नहीं करेगा। इतनी देर में मिस्टर लियान भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि स्टाइल में मिस्टर फू थे और अपना गेटअप बदल कर आए थे, बल्कि इन्हें यहाँ पर लाया और बुलाया जाता है। जैसे यहाँ मिस्टर फू साशा को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही साशा को करंट लग जाता है। इतनी देर में इसके हाथ पे जो बर्थ मार्क था वो भी जलने लगता है। तो वहीं उसके फादर जब मिस्टर फू को देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि आखिर वो कौन है। फिर वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर फू ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते। मिस्टर फू कहते हैं कि देखो तुम जैसे लोगों को तो मैंने बहुत देखा है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो तुम आप यहाँ पे अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी मैंने पहले ही यहाँ आधी निकाल ली है। इतने में यहाँ लियो कहता है कि गार्ड्स इन अंकल और साशा को पकड़ लो। अंकल कह रहे होते हैं कि तुम सबके को मैं देख लूंगा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर जीनी भी आ जाती है। जीनी को देखकर उसकी मॉम उसे पहचान लेती है और यहाँ साशा गुस्से में थी। वो कहती है कि मैं इन अंकल को बिल्कुल नहीं जानती, भाई आप मुझ पर यकीन करते हैं ना, इसने जबरदस्ती मुझे ये सब कुछ करने को कहा। व्योंग कहता है कि पैसे देखती ही अपने बाप को भूल गई। तो वहीं ली फैमिली के तीनों बेटों को पता था कि साशा उनकी असल बहन नहीं और यहाँ वो लोग इसे बेइज्जत करने लगते हैं। तब साशा को समझ आ जाता है कि इसके हाथ से सब कुछ निकल गया। फिर वो जीनी से माफी मांगती है और कहती है कि याद है मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, हमने कितना वक्त एक साथ गुजारा। जीनी कहती है कि आज ही याद आया तुम्हें कि हम अच्छे दोस्त हैं। स्ट्रॉबेरी मिल्क पिलाने के वक्त वो ये सब कहाँ था, ये सब तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने मेरे साथ ये सब किया, मुझे अगली बनाया। साशा उससे कहती है कि प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि अगर तुम लोगों को साशा और उसके फादर के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करनी है तो तुम लोग कर लो, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूंगी। तब लियो उन दोनों बाप बेटी को पुलिस के हवाले कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ साशा अपने मॉम एंड डैड से मिलती है, जहाँ उसके चाचा एंड चाची उसे देखकर बहुत खुश थे, पर वो अपने दोनों भाइयों से बहुत नाराज थी।
लियो उसे समझाता है कि देखो मुझे भी पता है कि तुम हमारी बहन हो, इसीलिए जब सुहो ने हमारे साथ घर आने से मना किया तो मैंने उस पर जोर नहीं दिया, मैंने इसे तुम्हारे साथ ही रहने दिया। लेकिन तुम खुद सोच कर देखो, अगर तुम हमें सारी सच्चाई पहले ही पता चल जाती तो हम पहले ही साशा के सामने सब कुछ कबूल कर लेते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की यहाँ आकर चोरी करती और हमारे खिलाफ कोई स्टेप लेती, या फिर हमारे अलावा किसी और को भी बेवकूफ बनाती? एक ना एक दिन यहाँ इसकी चोरी पकड़ी जानी थी, इसलिए हमने वो सारा काम कर दिया। जिसके बाद वो सभी लोग मिस्टर फू को भी थैंक्स करते हैं उनकी इतनी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो सारी फैमिली दोबारा से एक हो जाती है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है। आई होप कि आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। ड्रामा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे एक क्यूट सा कमेंट भी। बाय बाय।